बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने ये लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और ये लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रडार और दिफाई निज़ाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही और इनकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई है और इनके मिसाइल भी ख़त्म हो गए हैं और इनकी क़यादत भी ख़त्म हो गई है और हम और ज़्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब है, उन्होंने कहा नहीं जी, अब अपनी मर्ज़ी की जगह पर मार सकते हैं। ऐसी ही कैपेबिलिटी इनकी पहले नहीं थी। यानी पहले अगर ईरान मिसाइल मारता था ना, तो 90% हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे। उनका सिर्फ मलबा जाकर नीचे गिरता था। ये इसराइल के पास कैपेसिटी थी, अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो 90% हवा में तबाह कर दिए जाते थे, 10% बड़ी मुश्किल से कहीं पहुंचते थे, अब ये शरह बढ़ते बढ़ते 40-50% हो गई। यानी अब काफ़ी ज़्यादा मिसाइल जो है वो पहुंच जाते हैं बिल्डिंगों तक और अपने टारगेट्स तक जो ईरान चलाता है, क्योंकि यहाँ पे रडार सिस्टम काफ़ी वीक हुए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का और इसराइल का, वो बहुत हद तक ना सिर्फ तबाह हुआ बल्कि डिस्टर्ब हो गया और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी कम हो गए। यानी जो मिसाइल हवा में जाकर मिसाइल को तबाह करते हैं सरफेस टू एयर, वो उनकी तादाद भी बहुत कम हुई है और बहुत महंगे हैं। आपको पता है वो 1 से 4 मिलियन डॉलर्स तक का वो एक है, 10 लाख डॉलर से लेकर 40 लाख डॉलर तक का वो एक पड़ता है, तो बहुत महंगे हैं। तो उनको चलाना बार बार इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल है। तो ईरान को पहली मरतबा इस किस्म की फ़िज़ाई बालादस्ती मिली है इस खित्ते में, तो वो जंगबंदी के लिए उन्होंने कड़ी शराइत रखी हैं। अब ये शराइत हैं ईरानी सदर ने जो रखी हैं, 3 शराइत हैं, ये तीनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। नंबर 1, ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। वो जायज़ हुकूक क्या है? हम अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं, हम अपने मुल्क के फ़ैसले खुद कर सकते हैं, हमें तिजारत करने का भी हक़ होना चाहिए, हम तेल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। ये जायज़ हुकूक है। ईरान अपने जायज़ हुकूक मांग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ बंद की जाएँ। नंबर 1। नंबर 2, मुआवजे की अदायगी। ये जितना नुकसान ईरान का किया गया इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई एक तरफा थी ना, ईरान ने तो लड़ाई शुरू की नहीं, ईरान तो मुज़ाकरात कर रहा था और ईरान के बकौल अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला हो गया। अब इसके ऊपर वो ये कहते हैं हमें मुआवजा अदा किया जाए जितना हमारा नुकसान किया गया। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें हमें दी जाए। यानी हमें अब ज़मानत दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा मुस्तकबिल में। ये 3 चीज़ें करें तो हम जंगबंदी कर देते हैं। बड़ी माकूल चीज़ें हैं। और ये एक तो वो ये कहते हैं जनाब हमारा हक़ हमें दें। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि जो हमारा नुकसान किया उसकी भरपाई करें। नंबर 3 वो ये कहते हैं कि आइंदा हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी, इसकी भी हमें गारंटी दें। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? रशिया या चाइना को गारंटी दी जा सकती है अमेरिका की जानिब से, और ये गारंटी किस सूरत में हो सकती है, ये भी बड़े सवाल आते हैं। हो सकता है कि बहुत सारा कुछ प्लज कर दिया जाए कि ठीक है ये चीज़ फिर आपको मिल जाएगी अगर आप पे हमला किया गया, तो अब कुछ भी हो सकता है। इसमें यूएन का किरदार तो बड़ा ही मामूली सा किरदार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी हैसियत ही खो बैठा है। यानी इसराइल के ख़िलाफ़ इतनी मज़म्मती करारदादें पास हुई, इतना कुछ किया गया, आज तक वो टस से मस नहीं हुआ। अभी ईरान के ख़िलाफ़ भी एक मज़म्मती करारदाद पास हो गई कि उर्दन के ऊपर और गल्फ़ ममालिक के ऊपर जो अटैक किया गया है उसको बहरीन ने पेश किया, और पाकिस्तान के बारे में भी बताया जा रहा है पाकिस्तान इसका को स्पॉन्सर था, इस करारदाद का जो ईरान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुई है। अब इसमें ये बताया गया कि करारदाद मंजूर कर ली गई, पाकिस्तान ने इसके हक़ में वोट दिया, चीन ने और रशिया ने इसमें वोट डाला ही नहीं और ना उन्होंने वीटो किया। वो चाहते इसको वीटो कर देते, लेकिन उन्होंने वीटो नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप, क्योंकि अरब ममालिक के साथ वो अपने ताल्लुकात भी ख़राब नहीं करना चाहते। बहरहाल रशिया ने एक करारदाद पेश की कि जंगबंदी की जाए फौरी तौर पे, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये वीटो पावर होती है वो ये चंद ममालिक के पास है, अमेरिका के पास, बरतानिया के पास, चीन के पास, रूस के पास, गालिबन फ्रांस के पास, ये 4-5 मुल्कों के पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर के बारे में स्पेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ये वीटो पावर ख़त्म की जाए।
सारे ममालिक को इक्वल राइट होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में। ये जो वीटो की पावर है इसको बड़ी बड़ी ताकतें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर देती हैं। बात तो ठीक है, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने गलत बात नहीं की है। नाज़रीन, ये ओमान के ऊपर एक आग के शोले भड़क रहे हैं। सलाला एक एरिया है ओमान का, बड़ा खूबसूरत इलाका है और वहाँ पे एक रिफाइनरी है, उसमें आग लग गई। देखिए, ओमान का तो बड़ा मुस्बत रोल रहा है इस सारे मामले में। ओमान ने अमन की बात की है और किसी किस्म की वायलेशन नहीं की, बल्कि ईरान को और अमेरिका को दोनों जानिब ओमान ने जोर लगाया कि किसी तरह भी अमन कायम हो जाए। तो ओमान में ये किसने आग लगा दी और ड्रोन किसने मार दिया? अब ये आग लगी हुई है काफ़ी घंटों से। इस पे ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये हमने नहीं किया, यानी ओमान के ऊपर अटैक ईरान कहता है हमने नहीं किया, तो फिर किसने किया? अब इसको भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। अब ओमान की गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो इसके पीछे किसका हाथ देखते हैं। स्कूल की बच्चियों का कत्लेआम डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप से बार बार ये सवाल किया जाता है, हर जगह ये सवाल किया जाता है। हत्ता कि एक रिपोर्टर आया और उसने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जाता है ना, ये सवाल उसके सामने खड़ा होता है। अमेरिकन मीडिया हर जगह पे, देखे ना, पाकिस्तान के अंदर किसी ने शहबाज शरीफ से नहीं पूछा आज तक कि आपने 26 नवंबर का कत्लेआम क्यों किया। आज तक किसी ने आसिम मुनीर से सवाल नहीं किया, वो सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। हत्ता कि मोहसिन नकवी से भी नहीं पूछ पाए। लेकिन वहाँ पे देखें, ईरान के अंदर बच्चियाँ शहीद हुई और अमेरिका में मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के नाक में दम कर दिया। वो रिपोर्टर कहता है, क्या आप मुनाब स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? फौजी तहकीकात से पता चला है कि अमेरिका ने ही इस स्कूल पर हमला किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और अब अमेरिका से एक और खबर आ रही है ना, ये हमला हमारा गलत हो गया था और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ था और ये मिसाइल गलत सिमत में चला गया था, ये एक गलती हो गई। अब अमेरिका से इस किस्म का भी एक मौक़िफ़ आया है, लेकिन इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे मज़ीद सबूत और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने एक और धमकी दी है और ये कहा है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे, यानी हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। इस वक्त जो है वो आबनाए हुर्मुज़ में 10 से ज़्यादा ऐसे बहरी जहाज़ हैं जो जिनमें आग लग चुकी है, जिनके ऊपर हमला हो चुका है। ये जो थाईलैंड वाले जहाज़ के साथ हुआ है, इसमें 2 इंडियंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी मारे गए। अब इंडियन मीडिया में रोला पड़ा हुआ है कि जनाब ईरान से बदला ने हमारे बंदे वहाँ मारे गए। तो ईरान ने तो पहले बताया था कि यहाँ से जहाज़ कोई नहीं गुजारेगा, जो गुजारेगा अपनी जिम्मेदारी पे गुजारेगा, मैं यहाँ से नहीं जाने दूँगा और मैं ये रास्ता इसलिए बंद करूँगा कि मेरे खिलाफ इस रास्ते को इस्तेमाल किया गया है और हमारे मुल्क के ऊपर जारहियत की गई है और इन ममालिक के ऊपर और इस रास्ते के ऊपर जो है वो अड्डे हैं सारे अमेरिका के, जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर हम इसको बंद करके रखेंगे। ईरान ने ये धमकी बहुत पहले लगाई थी। अब वहाँ से जो जहाज़ गुजरता है वो रिस्क लेके गुजरता है और अमेरिकन किसी किस्म का रेस्क्यू प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। वो रास्ता खोलने के अंदर अभी तक नाकाम है। रास्ता खोलना है तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और अगर ईरान के साथ कोई डील करनी है तो 3 शराइत ईरान ने बता दी हैं। अब उन शराइत को कैसे पूरा किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। इसराइली अवाम अब नेतन्याहू से तंग आना शुरू हो गई, यानी बंकरों के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। अभी गर्मियाँ आने वाली हैं आगे, अगर ये लड़ाई लंबी जाती है तो बंकरों के अंदर घुसे हुए लोग, वहाँ पे बिजली का शटडाउन भी शुरू हो गया है इसराइल के अंदर, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर ये मामला हो गए तो नेतन्याहू को तो लोग शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, को 4-5 दिन हो गए नेतन्याहू गायब है। दुनिया में जहाँ भी जंग होती है उसकी लीडरशिप नज़र आती है, नेतन्याहू बिल्कुल ही गायब है, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं सुनाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता कहाँ पर गया। और इसकी कुछ बड़ी अहम मीटिंग्स थी, वो मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई है। तो नेतन्याहू के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके साथ हुआ क्या, वो गया कहाँ, पकड़ लिया गया, मार दिया गया, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन उर्दगान का एक स्टेटमेंट आया, रजब तैयब उर्दगान, तुर्की के सदर, वो कहते हैं जी कि इसराइली जो अवाम है जो हर रात ज़ेरे ज़मीन बंकर में गुजार रही है, अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि होलोकॉस्ट के बाद उन पर आने वाली सबसे बड़ी आफत नेतन्याहू है, जिसकी वजह से वो इस हालत में है और बेड़े गर्क हो गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।